जय हिंद दोस्तों, मैं मार्क नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एडिटोरिया 7500 एमसीक्यू बुक सीरीज का सेट नंबर 5 को यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन से। याद रखिए इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ लिंक जो है आपको नीचे दिया गया है, आप उसको वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दार्शनिक विषयों के संबंध में बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो दार्शनिक, अगर हम बात करते हैं दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो ये होता है आपका अभिधाम पिटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है आपका अभिधाम पिटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है कि कौन सा कथन मिलान सही करना है। तो पहला आपका वेदात्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किया जाता है। सही बात है, आपके इसमें अथर्ववेद नहीं आता है, तो इसमें यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद आते हैं। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, तो यह भी आपका सही है कि सबसे पुराना उपनिषद जो है आपका छांदोग्य उपनिषद है। और अत्सो माँ सदगम्य और तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक जो आपका कहाँ से लिया गया है, बृहद आर्यनक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अत्सो माँ सदगम्य और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये जो श्लोक है कहाँ से, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है, यहाँ पे तीनों को तीनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है। तो मानव सभ्यता से संबंधित हो जाएगा होलोसिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका फंसाने के लिए दिया है, तो ये जो है होलोसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग में जो है आपका मानव सभ्यता से संबंधित है, तो होलोसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीवाने अर्ज किसका था। दीवाने अर्ज जो आपका सैन्य विभाग था किसका, बलवन का। तो ये हो जाएगा आप दीवाने अर्ज पहला का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला का सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो है आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पे जगह दीवाने अर्ज जो है बलबन का है और सैन्य विभाग था। इसके बाद जो है दीवाने रसालत जो है आपका किसका है, जगह आपका विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग हो जाएगा। दीवाने इंशा जो है आपका संचार मंत्री हो जाएगा और दीवाने विजारत आपका वित्त मंत्री। व से विजारत, व से वित्त मंत्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। तो ये थे आपके मोहम्मद आदिल शाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो बहमन शासक थे ये मोहम्मद आदिल शाह बहमन शासकों में से एक थे जिसने बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। याद रखें, बहमनी समाज की स्थापना विजयनगर एम्पायर के 11 साल बाद होता है, यानी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, उसके 11 साल बाद यानी 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। और कौन करता है, हसन गंगू करता है। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये थी गुलबर्ग। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या था। तो बिस्वा का अर्थ था चांदी का सिक्का। तो सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ था चांदी का सिक्का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। तो बांध का निर्माण करवाए थे देवराय प्रथम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। तो देवराय प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, याद रखना है कृष्णदेव राय ने कौन सी बुक लिखी थी। यहाँ पे कृष्णदेव राय जो है आपका विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा जो थे कृष्णदेव राय थे, और इन्होंने अमुक्त मर्यादा एक बुक लिखी थी और इनको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। आंध्र भोज के नाम से जाता है। इन्होंने एक गाँव का नाम बताया था, आप उस गाँव का नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इनके टाइम में अष्टदिग्गज रहते थे। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राज्य भाषा घोषित किया था वो कौन था। वो थे आपके इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएंगे। निम्नलिखित में से इसको यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। ये था फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 का हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज 1943 हो जाएगा। और मुस्लिम मुक्ति दिवस आपका 1939 हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो था आपको लास्ट में मंथ के ईयर के लास्ट में मनाया गया था। तो ये सबसे लास्ट में था 1939 का। तो सबसे पहले क्या हुआ था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक होता है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचांट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए। तो 1932 में जो आपका निर्वाचक समूह बनाया गया था पहली बार पृथक निर्वाचक समूह, तो आपका दलितों के लिए बनाया गया था। तो 10 का क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के लिए 1909 में बनाया गया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से।
नेक्स्ट है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके टाइम में हुआ था? यह हुआ था आपका डलहौजी के टाइम में, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारतीय ब्रिटिश राज्य के क्षेत्र में अंतिम मुख्य विस्तार हुआ था डलहौजी के टाइम में हुआ था, याद रखना है। और इसी के टाइम में रेलगाड़ी चली थी और आपका टेलीग्राफ सिस्टम यहाँ पे आया था कम्युनिकेशन के लिए। लिट्टन का कार्यकाल क्या था? 1878 और 1878 से लेके 1800। लिट्टन का टाइम पीरियड आप लोगों को कमेंट से बताएगा। 1876 से 80 के बीच में होगा। और डफरिन जो है इसके टाइम में क्या था? आईएनसी की स्थापना होती है। और कर्जन जो है आप इसके बारे में पता ही होगा आपको। स्वदेशी मूवमेंट, बंगाली विभाजन, अकालों के रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? तो अकाल संहिता आया था सबसे पहले 1883 में। और ये किसका टाइम था? तो आपका रिपन का टाइम था। ठीक है, तो रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इनका टाइम पीरियड था 1883। याद है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत ने अकाल संहिता का प्रसारित किया था 1883 में किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1922 के शराबबंदी कानून यानी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व जो है आपका सरदार पटेल ने किया था। याद रखना, सरदार पटेल ने शराबबंदी आंदोलन को नेतृत्व किया था 1922 में, याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह को भी नेतृत्व दिया था। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और ये थे सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां जो है दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे, याद रखना है। और ये जो है आपको आप मेरे को बस बताएंगे कि जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल जो दादा भाई नौरोजी की बुक थी जिसमें इन्होंने ये बताया था ये बातें, तो ये जो बुक है कब लॉन्च हुई थी, इन्होंने कब निकाला था? ठीक है, और ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताए थे। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में पता ही होगा कि इन्होंने आपका गीता रहस्य और जो आर्टिक होम ऑफ आर्यंस का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्होंने 2 बुक लिखी थी, मराठा और केसरी, और लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था, याद रखना है। इसके साथ ही कुछ और इस चीज़ों का इन्होंने गठन किया था, आप मेरे को बता सकते हैं। जयप्रकाश नारायण लोकनायक इनको कहा जाता है। और इन्होंने आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन किया था। और साथ में इन्होंने कौन सा गुरिल्ला प्रथा का यूज स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के बारे में पता ही है आपको। फिरोज शाह मेहता मॉडरेट थे। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि मौलिक अधिकार जो होता है आपका निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19। नेक्स्ट है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो जाहिर सी बात है जितने भी संसदीय समिति होते हैं उन सब का जो अध्यक्ष बनाता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन, याद रखिएगा स्पीकर का जो लोकसभा अध्यक्ष का जो आर्टिकल है और कौन सा है? आर्टिकल 93 में दे रखा है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? तो आपका 59वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है 59वां संविधान संशोधन से राष्ट्रपति शासन जो आपका 3 वर्ष तक बढ़ा सकता है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है आप मेरे को कमेंट से बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं आ रहा है तो मैं आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट जो व्यवस्था है किस पर आधारित है? तो शून्य आधारित बजट व्यवस्था जो है किस पे आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों का निर्माण करना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा गत जो आपका शून्य आधारित बजट है ये इंडियन बजट में कब से स्टार्ट किया गया है? मौलिक अधिकारों की किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के स्वच्छंद शासन से गारंटी देते हैं। तो मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन से रक्षा की गारंटी देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है कौन सा हो जाएगा। आर्टिकल 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। और यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कौन से आर्टिकल में होता है? ये आपका आर्टिकल 129 में होता है। आर्टिकल 132 जो होता है आपका अपीलीय अधिकार यानी अपीलेट जुडिक्शन आता है, इसका अनुच्छेद 132 हो जाएगा। 143 में आपका जो है एडवाइजरी जुडिक्शन होता है जो कि आपका उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति को दिखाता है। और 136 जो आर्टिकल आता है आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत होता है। तो हमारा कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे गलत है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 नंबर का, 30 से 35 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो उनको हम कौन सा, जिसको हम पश्चिमा हवा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पछुआ हवाएं कहेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्टर्ली कहेंगे, वेस्टर्ली। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे पूर्व में कौन सा आ जाएगा? म्यांमार आ जाएगा। और वहाँ पे सबसे कौन सा चोटी है? तो आपका नामचा बारवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामचा बारवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, याद रखना है। अन्नपूर्णा कहाँ पे? आप मेरे को बताएंगे। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं को क्या कहते हैं? तो किसी नक्शे पर ढाल को, अगर ढाल को दिखाना है तो उसको हम हैचुर कहेंगे। ढाल को दिखाएंगे हैचुर कहेंगे। अगर हाइट को दिखाना है कंटूर कहेंगे। हाइट को दिखाएंगे कंटूर कहेंगे। आप मेरे को आइसो हाइट बताएंगे, आइसो हाइट किसे कहते हैं? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो ये है आपका अटलांटिक महासागर। तो निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार जो है आपका महाद्वीपीय ढाल है, क्षेत्र है? तो आपका अटलांटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा वाहक चालक का संबंध जो है किससे होता है? तो आपका चुंबकीय क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा वाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्धांत करेगी? ये सिद्ध करेगी। तो ये हो जाएगा ब्रह्मांड की अस्थायी दशा के प्रतिरूप का, यानी हिग्स बोसोन की उपस्थिति जो है किसका पुष्टि करेगा? तो यह का ब्रह्मांड की अस्थायी दशा के प्रतिरूप का करने वाला है। नेक्स्ट है नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग के संबंध में कौन सा सही है? जंग एक मूल तत्व तो नहीं कह सकते हैं। लौह और धूल का तो मिश्रण ये होता नहीं है। और ये जो है जंग का जो रासायनिक नाम जो होता है आपका FeO तो होता नहीं है। तो जंग का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका जंग का। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बताया जो कि आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो निकल का नहीं करते हैं, प्लेटिनम का नहीं करते हैं, लोहे का करता है। किसका करेंगे? लोहे का करेंगे। नेक्स्ट है M कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो याद रखिएगा 2n स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है KLMN। तो इसके लिए 1 2 3 4, M के लिए 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम, बोरोनियम और रेडियम जो आपका क्या है? क्षारीय मृदा धातुओं से समूह से संबंधित होते हैं। तो पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आपका होता है आपका मृदु क्षारक होता है। ठीक है, मृदु क्षारक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो है लाइट अल्कलाइन होता है लाइट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाइक MgSO4 कहेंगे। MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये हो जाएंगे एलोसोम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलोसोम्स होते हैं आपका लिंग निर्धारण में उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि एक सिर, यानी एक मतलब एक पे होता है, एक को क्या कहेंगे? मोनो कहेंगे। मोनो मतलब एक होता है, तो यहाँ पे मोनोट्राइकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है आपका संकुचनशील रिक्तिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकुचनशील रिक्तिका इसका जो कि आपका जल की मात्रा को बनाए रखता है किसमें? कोशिका, अमीबा के कोशिकांग में। नेक्स्ट त्वचीय श्वसन होता है किसमें? तो ये होता है केचुआ में। त्वचीय श्वसन कहाँ पे होगा? आपका केचुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थवर्म। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो कौन सा एसिड होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है उल्टी यानी वॉमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? वॉमिटिंग को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ पे इसका कौन सा पार्ट है? आपका पाश्च यानी आपका पीछे वाले ब्रेन का पार्ट है जो कि आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटा जो है आपका पौधे के समूह में आपका फूल नहीं पाए जाते हैं। फूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प। नेक्स्ट है पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो सिंपल सा है कि आपका सूर्य का प्रकाश होता है जो कि अंतिम सोर्स होता है एनर्जी का। तो 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई भी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वस्तु की मुद्रा कहते हैं। तो उस वस्तु की मुद्रा कहते हैं उसको हम जो भी आपका मनुष्य ने अपने सुविधा अनुसार उसका नाम दे दिया हो।
नेक्स्ट है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। तो ये जो है किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम जो थे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और कौन से मॉडल पे था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे था, आधारित था। और किस पे डिपेंड करता था, हैवी इंडस्ट्री पे ये डिपेंड किया था। सॉरी हैवी इंडस्ट्री सेकंड वाला था, और ये था एग्रीकल्चर पे ये काफ़ी फोकस किया था। ठीक है, बिश्नोई और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था किस पे था, ये था हमारे पीसी महालनोबिस प्लान पे आधारित था। या फिर यहाँ पे बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे होता है, तो वृक्ष के संरक्षण से होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ ट्री जो होता है, फॉरेस्ट होता है आपका, ये आपका बिश्नोई आंदोलन का संबंध होता है इससे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। देखिए, वैश्विक तापन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आर्टिक और ग्रीनलैंड जो होते हैं उसके हिम चादर जो है, बर्फ जो है पिघलने लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट इन्हीं को करेगा। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, याद रखना है। और इसका किसने दिया था, तो ये जो दिया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, नॉन अलाइंग मूवमेंट, वैश्विक शांति के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से जोड़ी समूह है, तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, आपका थारू जो है आपका उत्तराखंड से संबंधित है, और सहरिया आपका राजस्थान से हो जाएगा। तो 1, 3, 4 किस में दिया है, तो 1, 3, 4 आपका, यानी इसका मतलब है कि सिंहपुर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो चारों का चारों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी गद्दी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की है, सिंहपुर अरुणाचल प्रदेश, थारू आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और सहरिया आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष किसने घोषित किया था, तो 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष जो आपका यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था, याद रखना है, यूनाइटेड नेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका नई दिल्ली में है, नेशनल एनजीटी का हेडक्वार्टर, और ये 2010 में आया था, स्थापित हुआ था। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो आपका जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, 2014 में इसकी सरकार आई थी और 2015 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो याद रखना है 2014 में सरकार आई थी, 2015 से ही स्टार्ट हो गया था। तो 21 जून का है, 2015 से मनाते आ रहे हैं। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। इसका आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ पे जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जरूर जाइएगा। और BPSC 70 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सेल्फ स्टडी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ रह के। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।